जी हेलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम मस्त होंगे। थोड़े टाइम पहले से ही या फिर मैं कहूँ लॉकडाउन के पहले से ही कंपनियाँ जैसे मारुति, टाटा, hyundai और स्कोडा, वॉक्सवैगन और होंडा, ऐसी के साथ अगर मैं कोई कंपनी भूल गया हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, जैसे कि महिंद्रा, रेनॉल्ट, MG वगैरह वगैरह। तो ये कंपनियां सारी की सारी जो इंडिया नहीं बोलूँगा, चाहे वो पूरी दुनिया की ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, हर एक कंपनी हैचबैक या फिर सेडान्स को छोड़कर एसयूवीज पर ध्यान देने लगी है। एसयूवीज के भी कुछ सेगमेंट्स होते हैं, जैसे कि एंट्री लेवल सेगमेंट में एसयूवी आ जाती है, जैसे कि महिंद्रा की KUV100NXT। फिर हैचबैक्स में भी एक एसयूवी आ जाती है, जैसे कि मारुति इग्निस, उसको माइक्रो एसयूवी कहते हैं। उसके एक सेगमेंट में आती है फुल साइज हैचबैक्स, जिसमें टाटा की पंच आती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ 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 उसको जाकर मेरे चैनल पर देख लीजिए। उसमें एक गिव अवे कॉन्टेस्ट के बारे में भी मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको वो जीतना है तो उसका लिंक आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा और मेरी प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। अगर YouTube ने, वैसे तो वो लोग बच्चों की चैनल्स पर देते नहीं हैं यहाँ पर कॉर्नर पर लिंक, लेकिन अगर इस बार YouTube ने एग्री कर लिया तो आपको यहाँ पर भी लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में तो आपको मिलेगा ही। तो चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो इग्निस के ऊपर आती है सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी, जो कि सबसे ज़्यादा गाड़ियों वाला सेगमेंट है। उसमें 8 गाड़ियाँ आ जाती हैं। उनका मैं आपको नाम गिरा दूँ तो होंडा की WRV, विटारा ब्रीजा, टोयोटा की अर्बन क्रूज़र आ जाती है, उसमें रेनॉल्ट की डस्टर आ जाती है, उसमें नेक्सॉन आती है, सोनेट आती है, इकोस्पोर्ट आती है, निसान की मैग्नाइट आती है और रेनॉ की काइगर आ जाती है। रेनॉल्ट की डस्टर सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी और कॉम्पैक्ट एसयूवी के बीच का ही हिसाब किताब है, क्योंकि उसकी लेंथ 4 मीटर्स की, सिर्फ और सिर्फ 4 मीटर्स की है। तो नहीं, अगर वो सब 4 मीटर होती तो उसकी 1 mm कम होनी चाहिए थी, लेकिन लेकिन अगर उसको कॉम्पैक्ट एसयूवी होना चाहिए था तो उससे 1 mm ज़्यादा होनी चाहिए। तो इन दोनों का ही बीच का हिसाब किताब है रेनॉल्ट डस्टर, लेकिन मैं उसको एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी ही मानता हूँ। तो ये होगी। उससे एक सेगमेंट ऊपर जाता है तो उसमें आती है नॉर्मल कॉम्पैक्ट एसयूवीज, उसमें आ जाती है किया की सेल्टॉस और hyundai क्रेटा। उसके एक सेगमेंट और ऊपर जाते हैं तो फिर आती है मिड साइज एसयूवी, जिसमें महिंद्रा की XUV500 आ जाती है, XUV700 आ जाती है, टाटा सफारी आ जाती है, hyundai एल्कजार आ जाती है, हेक्टर प्लस आ जाती है और स्कॉर्पियो भी आ जाती है। अब उसके एक सेगमेंट ऊपर आती है सबसे बड़ी एसयूवीज, यानी कि फुल साइज एसयूवीज, जिसमें आती हैं गाड़ियाँ जैसे फॉर्च्यूनर आ जाती है, एंडेवर आ जाती है, ग्लोस्टर आ जाती है, महिंद्रा की ऑल्टस G4 आ जाती है और जीप रैंगलर आ जाती है। तो ये हो गई एसयूवीज के सेगमेंट्स के बारे में। लेकिन मार्केट में ऐसे भी कुछ एसयूवीज हैं जिनको इग्नोर करना चाहिए, उनको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहली गाड़ी है MG की हेक्टर प्लस। इस सुनकर लोगों ने इस चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दिया होगा, अनसब्सक्राइब नहीं तो डिसलाइक तो ज़रूर किया होगा, लेकिन रुको, पहले मेरी बात सुनकर जाना। मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ हेक्टर प्लस यानी कि 6 और 7 सीटर वाले वेरिएंट्स के बारे में बात किया है। मैंने इसके 5 सीटर वाले वेरिएंट यानी कि नॉर्मल MG हेक्टर के बारे में नहीं बात की है। इसका ये रीज़न है कि ये एक फेक 7 सीटर है, या फिर इसको मैं स्यूडो 7 सीटर भी कह सकता हूँ। अगर आप सोचते हैं कि आप 7 दोस्त हैं और आप इसमें घूम सकते हैं तो आप बिल्कुल गलत है। और अगर आप सोचें कि पीछे से लास्ट रो के 2 एडल्ट आके आपको 1-2 झापड़ नहीं मारेंगे तो आप गलत हैं। और ये गाड़ी के जगह आपको अगर एक 7 सीटर लेनी है और वो फीचर लोडेड,
तो आप बाकी गाड़ियाँ देख सकते हैं, जैसे कि टाटा की सफारी देख सकते हैं, फिर Hyundai Alcazar देख सकते हैं, आप XUV 500 दे सकते हैं, XUV 700 देख सकते हैं। सेकंड गाड़ी है रेनॉ की डस्टर। ये 2011 में लॉन्च हुई थी और आज तक इसकी एक भी नेक्स्ट जनरेशन नहीं आई है। इस गाड़ी में ना ही सिर्फ कस्टमर्स, इस कंपनी का भी इंटरेस्ट जा चुका है। जिस टाइम में ये लॉन्च हुई थी उसमें ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रोड अपीयरेंस देती थी और वो भी विथ एवरेज ठीक ठाक फीचर्स भी दे देती और ये बिकी भी। लेकिन इस सेगमेंट में अब इतनी सारी एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ आ जाती हैं और जिनकी रोड प्रेजेंस से 2 से 4 गुना बेटर है और ये किसी भी एंगल से अच्छी नहीं लिखती है और आउटडेटेड हो चुकी है। तीसरे नंबर पर है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। इसको तो सुनकर लोगों ने डिसलाइक मार दिया होगा, कमेंट भी कर दिया होगा बुरी बुरी चीज़ें इंस्टाग्राम पर, लेकिन और इसमें को अनसब्सक्राइब भी कर दिया होगा। लेकिन पहले मेरी बात सुन तो जाओ। स्कॉर्पियो लॉन्च हुई थी 2002 में और आज तक इसकी एक भी नेक्स्ट जनरेशन नहीं आई है और सिर्फ 3 फेसलिफ्ट आए हैं, 2006 में, 2009 में और एक 2014 में। आज तक इसका 2014 के बाद एक भी फेसलिफ्ट नहीं आया। हर चीज़ की लाइफ होती है और स्पेशली गाड़ी में, नहीं तो ये सर्वाइव नहीं कर पाती है इस सेगमेंट में, या फिर इसकी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होनी चाहिए। एक खुशी की बात है कि अगले इसी साल के एंड तक इसकी नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी जो कि इससे बेटर है फीचर्स में, इंजन में, कंफर्ट में। और आपको अगर इमरजेंसी में ही एक 7 सीटर चाहिए तो आपको दूसरी 7 सीटर्स प्रेफर करनी चाहिए। अगली गाड़ी तो आप समझ ही गए होंगे, ये भी एक महिंद्रा की ही है। इसमें 3-4 गाड़ियाँ तो 4 गाड़ियाँ महिंद्रा की हैं जो कि आप समझ चुके हैं, XUV 500। इसमें भी वही स्कॉर्पियो जैसी आउटडेटेड वाली कहानी है। ये 2011 में लॉन्च हुई थी और 10 साल में इसकी कोई भी नेक्स्ट जनरेशन या फिर एक फेसलिफ्ट नहीं आया है। अब इसकी फाइनली इसकी एक नेक्स्ट जनरेशन आ चुकी है, XUV 700, जो जिसमें इससे बेटर कंफर्ट है, इससे बेटर फीचर्स हैं। और अगर आपको एक इमरजेंसी में ही 7 सीटर चाहिए तो आप सफारी या फिर इनोवा क्रिस्टा को देख सकते हैं। नेक्स्ट गाड़ी तो चलिए आपको बता ही दे देता हूँ, ये इतनी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है सॉरी, वो है सिट्रन की C5 एयर क्रॉस। जब भी कंपनी कोई लॉन्च करती है गाड़ी में इंडिया में जैसे बड़े मार्केट में, तो ये एनालाइज करती है उस मार्केट को कि किस प्राइस रेंज में लोग कौन सी गाड़ी खरीदते हैं, जैसे कि किया ने किया था। लेकिन सिट्रन ने एक 5 सीटर SUV लॉन्च किया, वो भी 45 से 50 लाख के बजट में। इतने में तो लोग 7 सीटर SUV लेते हैं, जैसे फॉर्च्यूनर, एंडेवर, ग्लॉस्टर वगैरह वगैरह। इसमें ऐसा कोई अट्रैक्टिव फीचर ही नहीं है, और फिर इसका इंजन भी इतना पावरफुल नहीं है। इसमें इतने फीचर आते हैं जैसे 20-21 लाख की क्या सेल्टोस में आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि रोड पे काफ़ी कम दिखती है, तो फिर आप इस कंपनी की गाड़ी सिट्रन C5 एयरक्रॉस को ले सकते हैं। 6th गाड़ी भाई साहब, इसका नाम सुनकर तो लोगों ने मुझे कमेंट में भी हटा दिया होगा, मुझे अपनी लिस्ट से भी, सब्सक्रिप्शन लिस्ट से भी हटा दिया होगा। जिस भी चीज़ों से आप मुझे भूल सकते हो उससे हटा दिया होगा इस गाड़ी का नाम, यानी कि फॉर्च्यूनर को सुनकर। आज की डेट पर की बात करने से पहले मैं पहले की बात करूँगा। पहले जब ये लॉन्च हुई थी इसका फर्स्ट जनरेशन, तो नो डाउट ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी थी, विद बेस्ट रोड अपीयरेंस थी, इसमें स्पेशियस कैबिन था। लेकिन आज तक ये कभी कंफर्ट में बेस्ट इन सेगमेंट तो नहीं हुई है। लेकिन अब ये अभी सेगमेंट की किंग बनी हुई है। लेकिन तब भी मैं इसे इग्नोर करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, चलिए उसके बारे में सुनते हैं। जब भी कंपनी कार
खरीदती है तो जैसे ही लोग उसके लिए भेड़ चाल चलना शुरू कर ही देते हैं। और अगर एक बार उन्होंने भेड़ चाल चलना शुरू कर दिया तो उसका रुकना इम्पॉसिबल है। और ऐसे ही फॉर्च्यूनर के साथ भी है। इसमें वो लोग हर फेसलिफ्ट में 2 से 3 फीचर्स बढ़ा देते हैं और प्राइस 2 से 3 लाख बढ़ा देते हैं। ये 3 से लेकर 5.5 लाख तक ओवर प्राइस है एंडेवर से, ग्लॉस्टर से, या जितनी भी गाड़ियाँ इसके सेगमेंट में आती हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंट हो चुकी हैं फॉर्च्यूनर से इसीलिए। और इसमें मिस फीचर्स जो नहीं है इस गाड़ी में वो है ट्रिपल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 360 डिग्री व्यू, पैनोरामिक सनरूफ या फिर नॉर्मल सनरूफ भी, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक। मतलब ये फीचर्स तो आजकल 16-17 लाख की भी एसयूवीज में आने ही लग गया है, लेकिन इसमें नहीं आया।